Hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC देहरादून। एक छोटी सी डिस्कशन वीडियो होने वाली है क्योंकि ऑब्वियसली आप में से मैक्सिमम लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने नीट 2023 का एग्जाम दिया होगा और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका एक सेफ स्कोर आ रहा होगा या फिर अच्छा स्कोर आ रहा होगा आंसर की के हिसाब से, जिससे वो ये एश्योर कर चुके होंगे कि अब हम फाइनली मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, हमारा नीट का फेज़ कंप्लीट हो चुका है। तो स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन बच्चों का स्कोर बॉर्डर लाइन पे है या फिर कम है, जिन उन्हें पता है कि हमें कॉलेज नहीं मिलने वाला है, उनके लिए वीडियो नहीं है। अभी वीडियो बंद कर दो, ऐसी कोई भी कॉलेज रिलेटेड वीडियो आए या फिर कहीं भी आए, यूट्यूब पे कहीं भी दिखे, उन पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। अभी अपना फोकस स्टडी पर ही रखो। अगले साल ये वीडियोस देख लेना, अगले साल बहुत टाइम मिलेगा देखने का, अभी आपके लिए टाइम नहीं है। अभी ये उन्हीं के लिए जिनका एक सेफ स्कोर आ रहा है, जो कॉलेज में जाने वाले हैं। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कोई भी एस्पिरेंट जो नीट क्लियर करके जब मेडिकल कॉलेज में जाता है तो क्या क्या चेंजेस उसे देखने को मिलते हैं। आपको भी ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब इन शॉर्ट, आपको थोड़ा सा पहले से पता होगा कि मुझे क्या क्या शौक लगने वाले हैं जब मैं कॉलेज में जाऊँगा। तो थोड़ा पॉइंट वाइज मैं ये डिफरेंसेस लूँगा, क्योंकि देखो, जब हमारा नीट फेज़ होता है उसमें हमारा मेन काम होता है सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। मतलब इतना कोई और कोई काम नहीं होता पढ़ाई के अलावा। लेकिन जब हम कॉलेज में इंटर कर जाते हैं तब हमें कॉलेज के लॉन्ग आवर्स, प्रैक्टिकल्स, हॉस्टल या फिर ट्रैवल कर रहे हो तो वो अलग से, खाने का और पढ़ने का और सीनियर्स का भी थोड़ा रहता है, वो सब आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसीलिए कॉलेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं नीट से नीट, जो आपकी नीट एस्पिरेंट वाली लाइफ होती है उससे चेंजेस आते हैं। यही नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ भी तो पढ़ रहा था, वहाँ भी जाके पढ़ूंगा जैसे यहाँ पढ़ रहा था, पढ़ना ही तो है। ऐसा नहीं होता है जो आप सोच रहे हो। तो देखो, फर्स्ट डिफरेंस वही लूँगा मैं, स्टडी से रिलेटेड। नीट के टाइम पे या फिर जब हम अपने नीट फेज़ में थे, उसमें क्या था, मेन काम क्या था, सिर्फ पढ़ना। दिन के 8 से 10 घंटे तो पढ़ने ही हैं, या फिर बहुत सारे लोग 12 से 13 घंटे भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें तो हमारा मेन काम क्या था, सिर्फ पढ़ना, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना कुछ। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। अपने ही कॉलेज की बात करूँ तो हमारा कॉलेज होता है 9 से 5। मतलब 8 घंटे तो कॉलेज में ही चले गए। अब इसमें से कुछ घंटे आने जाने में जाएंगे, कुछ खाने में जाएंगे, कुछ फ़ोन चलाने में या कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर या ऐसा कुछ भी करने में जाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि आपको पढ़ने के लिए दिन में 1 से 2 घंटे ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अभी आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तो यहाँ भी 7-8 घंटे पढ़ रहा था, वहाँ भी पढ़ूंगा। खुद आप जब आप कॉलेज में आओगे आप खुद रियलाइज़ करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। तो कॉलेज में आपको 1 से 2 घंटे ही मिलते हैं पढ़ने के लिए, और माइंडेड दैट इज़ मोर देन इनफ। देखो, कॉलेज में ऐसा होता है ना, जो जिस दिन पढ़ाया गया है अगर आप उसे उसी दिन रिवाइज कर लेते हो, जिसको रिवाइज करने में 1 से 1.5 घंटा ही लगता है, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको लास्ट में दिक्कत नहीं आने वाली है, या फिर जब आपके मिड सेम्स होंगे या फाइनल्स होंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारा ये अभी अप्रैल में एक मिड सेम हुआ, उसी के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सिर्फ वो पढ़ रहे हो जो जो रिवाइज किया कराया गया है 1 से 1.5 घंटा दिन का, तो दिक्कत नहीं आने वाली है। सेकेंड पॉइंट जो मैं लूँगा वो मैं लूँगा थोड़ा एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्योंकि देखो, नीट के टाइम पे हमारा क्या रहता है कि कोई भी टेस्ट है या फिर मॉक टेस्ट है या प्री नीट जो भी एग्ज़ाम है, उसमें हमें मतलब मेन फोकस तो ये रहता है ना, प्राइमरी फोकस कि 600+ लाना है। जो बहुत ही मतलब एक्सीलेंट बंदा होगा उसके लिए तो यही होगा कि मुझे 690 680 ये मतलब या 700+ लाना है। लेकिन उसका भी प्राइमरी फोकस क्या रहता है कि सबसे प्राइमरी चीज़ क्या है, सबसे प्राइमरी चीज़ रैंक, ये सब तो बात की बात है। सबसे प्राइमरी चीज़ तो ये है ना कि सिलेक्शन हो। तो उसके लिए क्या है, 600+ चाहिए जैसे तैसे। तो सबसे प्राइमरी फोकस तो उस वक्त ये रहता है कि हमारा 600+ आ जाए। और अगर किसी के 600+ आ रहे हैं तो वो इंडिया के टॉप 2% में होगा स्टूडेंट, उसका सिलेक्शन होगा, वो इंडिया के टॉप 2% बच्चों में होगा। तो नीट के टाइम पे हमारा क्या फोकस रहता है कि हम इंडिया के टॉप 2% में जैसे तैसे आ जाएं। लेकिन देखो, कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। कॉलेज में ये नहीं होता है कि मुझे फर्स्ट आना है या मुझे सेकंड आना है। क्योंकि देखो, रियलिटी बता रहा हूँ, आप चाहे पूरी की पूरी बुक लाइन टू लाइन, जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ते थे वैसे ही आप फॉर एग्जांपल एनाटमी की बुक पढ़ के चले जाओ, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जैसे टिप्स पे थी, एनाटमी की बुक आपकी टिप्स पे है, 75% से ज़्यादा नहीं ला सकते आप। हो ही नहीं सकता। मतलब ये यही मान लो प्रथा चलते आ रही है पहले से ही, 75% से ऊपर किसी को देना ही नहीं है। तो इसीलिए कॉलेज में मेन फोकस ये नहीं रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है या मुझे डिस्टिंक्शन लानी है, जब बल्कि प्राइमरी फोकस ये रहता है कि मुझे सबसे पहला ये रहता है कि मुझे पास होना है। और पास होने के लिए क्या, आपको 50% से ज़्यादा चाहिए होते हैं, और माइंडेड पास होना यहाँ पे इतना आसान नहीं होता है।
मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप दिन का कंसिस्टेंटली 1 से 1.5 घंटा पढ़ रहे हो ना, जो कि वो भी आप जब कॉलेज में आओगे ना, आपको लगेगा कि ये भी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, दिन से 1-1.5 घंटा निकालना पढ़ने के लिए, वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए पास होना भी इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि मुझे टॉप 1% या फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, लेकिन मेन यहाँ पे पास होना होता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम नीट, जहाँ पे हमें लगता था कि नहीं मुझे तो टॉप 2% में आना है। लेकिन इसका भी आपको कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। पता चल जाएगा आपको कि 1 से 1.5 घंटा जो आपको कहीं भी मिल रहा है ना, उस वक्त पढ़ लो आप, क्योंकि कॉलेज लाइफ में यही होता है, जब टाइम मिल रहा है आपको तब पढ़ लो, क्योंकि बाद में फिर टाइम मिलेगा नहीं, और एट दी एंड फिर सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जब टाइम मिल रहा है तब थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो। थर्ड पॉइंट पे मैं आता हूँ, जो कि हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल से रिलेटेड या क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल स्किल्स से रिलेटेड। देखो नीट फेज में हमारा क्या रहता था, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमने फिजिक्स में या मान लो कोई एक्सपेरिमेंट भी पढ़े, ट्राई किए रियल लाइफ में, मेजॉरिटी लोगों का आंसर होगा नहीं किए। हमने थ्योरेटिकली पढ़े, पेपर में देखा, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, भले ही उसका कोर कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था, लेकिन उस वक्त हमारा मेन फोकस था कि जैसे तैसे हमारा वहाँ न्यूमेरिकल बन जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप चाहे जितनी ही फॉर एग्जांपल एनाटमी ही पढ़ लो, जब तक आप रियल कैडेवर में आपने मान लो कोई आर्टरी पढ़ी, जब तक आप रियल कैडेवर में उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तब तक क्या फ़ायदा उसे पढ़ने का, कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर आपने कोई नर्व पढ़ी, उसकी ब्रांचेस पढ़ी, उसकी वो कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है वो पढ़ा, लेकिन आप कैडेवर में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि वो नर्व कौन सी है, तो क्या फ़ायदा उसे पढ़ने का, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको थ्योरी पढ़ते जानिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने जाओगे ना, तो थ्योरी तो इतनी है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे मेन रहता है कि आपको जो आपने थ्योरी में पढ़ा थोड़ा बहुत जो भी, उसे आप प्रैक्टिकल में एटलीस्ट देख लो। मतलब एनाटमी में जो भी आपने एनाटमी में पढ़ा, स्ट्रक्चर में ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसे कैडेवर में देखो कि वो कहाँ है, कैसे अरेंजमेंट है उसकी, वगैरह वगैरह। फिजियोलॉजी में भी जैसे आपने ब्लड के बारे में पढ़ा, तो जब आप स्लाइड्स बनाते हो अपने ब्लड की, उसमें भी अच्छे से सीखो कि स्लाइड कैसे बनानी है, वरना क्या फ़ायदा उसको पढ़ने का जब तक आपको स्लाइड बनानी नहीं आ रही, या फिर आप एक्चुअल में नहीं देख पा रहे हो कि आरबीसी कैसे दिख रहे हैं न्यूबास चैम्बर में। मतलब कॉलेज में आपको पता चलेगा कि जब हम आरबीसी काउंट करते हैं तो जिस चैम्बर में करते हैं उसे न्यूबास चैम्बर कहते हैं। तो जब तक आपको उसमें आरबीसी देखने ही नहीं आएंगे, तब तक क्या फ़ायदा आपका आरबीसी पढ़ने का। मतलब जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अप्लाई करनी पड़ती है ना, अपार्ट फ्रॉम नीट जहाँ पे बस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, फार्मूला रटा, बस ये पता करा कि फार्मूले में कौन सी चीज़ क्या होती है, आंसर में डाली और आंसर निकाल लिया। मतलब फार्मूले में डाली और आंसर निकाल लिया, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आपको अपने प्रैक्टिकल्स भी अच्छे से करने होते हैं। और फोर्थ पॉइंट आता है थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। देखो नीट के टाइम पे अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से पूछूँ आपने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर किया, कुछ नहीं, बस पढ़ाई की उन्होंने। या फिर होते हैं कुछ लोग जो थोड़ा स्पोर्ट्स कर लेते हैं, वो थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाता है स्पोर्ट्स के लिए, या फिर स्कूल में थोड़ा बहुत डिबेट में पार्ट ले लेते हैं, वैसे वो कुछ लोग ही होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं करते हैं पार्ट, नहीं लेते हैं पार्ट, उनका मेन फोकस पढ़ाई पे ही रहता है। लेकिन देखो कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा यूट्यूब करने का, या फिर मेरे दोस्त हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख रहे हैं, ऐसे ही मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग हैं जो हमारे बैच में, कुछ लोग हैं जो कॉलेज के स्पोर्ट्स क्लब में हैं, कुछ लोग हैं जो लिटरेरी क्लब में हैं, कुछ लोग हैं जो कल्चरल कमेटी में हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब मैनेजिंग कमेटी में हैं। तो वैसे मतलब यही नहीं है कि आपको बंदे रहना है या किताबी कीड़ा बन के रहना है, या फिर अपने बैच से एकदम अलग ही रहना है। आप भी थोड़ा थोड़ा पार्ट करते जाओ, या फिर अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर करते जाओ, वो आपको एंगेज भी रखता है। और मतलब जहाँ हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं फ़ोन में, गेम्स में, या इंस्टाग्राम में, कोरा में, फेसबुक में, इन सब में, वहाँ आप अपना टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर में यूटिलाइज़ करो। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के लिए तो आपको 1 से 1.5 घंटा ही मिलेगा, एटलीस्ट आप एक्स्ट्रा करिकुलर करके कुछ और भी तो सीखोगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करोगे, या फिर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ये सब डेवलप करोगे। कुछ अच्छी हैबिट तो इनकलकेट करोगे, अपार्ट फ्रॉम कि बस हॉस्टल में गए, घर गए कॉलेज के बाद और बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। उस कोई प्रोडक्टिव नहीं है वो। मतलब 15-20 मिनट चला लो, लेकिन उसके ऊपर क्या कुछ प्रोडक्टिव है? वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है। तो इसलिए ट्राई करो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करो। तो यही कुछ मैं डिफरेंस आपके सामने रख रहा था कि क्या जब हम नीट एस्पिरेंट होते हैं तब हमारी लाइफ में क्या होता है, और जब हम कॉलेज में आते हैं तो क्या क्या अपोजिट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी एक छोटी वीडियो थी। अभी आप कॉलेज में आओगे तो अभी आपको और भी मतलब और भी आपको पता चलेगा कि नहीं यही नहीं था, अभी तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं खुद में, अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे।
स्पेशली अगर आप हॉस्टलर हो। इस पॉइंट से आप थोड़ा समझ ही रहे होंगे कि मैं किस चीज़ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं अगली वीडियो में और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। मतलब समझ ही गए होंगे आप, मैं थोड़ा रैगिंग या इंट्रैक्शन इन सब के बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ। वो मैं आगे वीडियोस में और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि होता क्या है एक्चुअली। बाकी ये थी मेरी तरफ से वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में और एक जब वो फाइनली मेडिकल कॉलेज में आ जाता है तब क्या क्या उसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और भी मैं ऐसी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीडियोस और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।